2024 के लोकसभा चुनाव जब 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इस बीच उत्तराखंड के अंदर हमारे नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है। अभी तक के ऐसे सारे विषय जो लोगों केवल चर्चा के होते थे और उन पर काम करने का जनता भी अपेक्षा रखते सरकार से, लेकिन काम होते नहीं, टाले जाते थे। इस प्रकार का भाव जो पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर बन गया था कि चर्चाएं हैं लेकिन कोई कार्य नहीं। बेरोजगारी की समस्याएं बड़ी है, जो युवा है उत्तराखंड के उनमें भी काफी गुस्सा है। उस गुस्से को कैसे शांत करेंगे 2024 तक? और मैं कह सकता हूँ क्षणिक दिक्कतें लग रही होंगी, ये हम महसूस किया कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ की कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। ये लोग ऐसे हैं जो माओवादी वामपंथी है या माओवादी है, कौन ये लोग हैं, किन के बारे में आप बात कर रहे थे और ये विकास कार्यों में किस तरह से बाधा कर रहे हैं? दिल्ली जेएनयू से आप क्या कहते हैं, अनेकों जो वामपंथी लोग हैं उनका जिनका कोई लेना देना नहीं है जोशीमठ से, वो वहाँ की जनता को अनावश्यक में भड़का रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। प्रदेश के विभिन्न विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। भट्ट जी, सबसे पहले तो देवभूमि इनसाइडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। सर, अभी कुछ दिन पहले ही लगभग एक हफ्ते पहले ही प्रदेश कार्य समिति की आपने बैठक ली थी, 2 दिवसीय बैठक थी। किस तरह से देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हमारी बैठकें हर तीसरे महीने में होती है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, प्रदेश की बैठक होती है। इसके बाद हमारी अब जिलों की बैठकें आज से प्रारंभ हो गई है। ये रूटीन वर्क है और क्योंकि जब बैठक होती है तो समय के समसामयिक विषय होते हैं, उन पर चर्चा होती है। आगामी दिनों के कार्यक्रमों की चर्चा होती है। मुख्य रूप से कि अब 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इस बीच उत्तराखंड के अंदर हमारे नगर पालिका नगर निगम के चुनाव है। तो प्रारंभिक रूप से हम कह सकते हो पहले तो संगठन का विस्तार का क्रम अभी चल रहा है और हम लोगों ने कल तक अपने सभी मोर्चे तक हमने अपने घोषित कर दिए हैं। अब उन कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पहुंचाना और केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं उस स्थान तक पहुंचाने का हमने उस बैठक में पूरा प्लान बनाया है। इसके साथ साथ मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड अब आने वाला है अप्रैल के महीने में। तो प्रत्येक विधानसभा में 100 बूथों पर और 100 की संख्या के कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हमारे मन की बात के होंगे। मन की बात मुख्य रूप से हमारे बूथ प्रबंधन का भी हिस्सा है। कार्यकर्ता से सीधा परिचय होता है, मिलना होता है, उस क्षेत्र की समस्या की जानकारी आती है। तो सब विषयों पर वो जो नीचे की समस्याओं का जो विषय है वो भी सरकार तक पहुंचता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके साथ साथ 6 अप्रैल को अपने दीनदयाल जी का स्मृति दिवस है, तो उस दिन में हमारे कार्यक्रम रहेंगे। तो इस प्रकार के पार्टी के सारे भविष्य के कार्यक्रम बूथ के सशक्तिकरण को लेकर है। उन सब विषयों की चर्चा हमने प्रदेश कार्य समिति में की है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं का खासकर से भाजपा को काफ़ी सपोर्ट रहा है हमेशा से ही, तो जो इस बार 30% महिला आरक्षण दिया गया है आपकी सरकार द्वारा, आपको लगता है 2024 में जो ये आपने आदेश लेके आए थे, जो ये बड़ा जो काम किया गया था महिलाओं के लिए, वो काफ़ी हद तक मदद करेगा 2024 चुनाव में? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की मातृशक्ति का इस राज्य निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और वो समझते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद राज्य का निर्माण हुआ। तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश की हमारा जो पिछला जो घोषणा पत्र था उसमें हमने महिलाओं के क्षेत्रीय आरक्षण की बात की थी। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमने प्रदेश कार्य समिति में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें आभार व्यक्त किया है कि जो क्षेत्रीय आरक्षण बहनों को दिया गया है, ये यहाँ की जो मातृशक्ति है उसके सम्मान का विषय है और इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद महिला मोर्चे द्वारा हमारे कार्यक्रम सभी स्थानों पर लिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पढ़ी लिखी बहनें हैं, युवतियाँ हैं, वो इससे बहुत प्रभावित होंगी, लाभान्वित होंगी और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा कार्य शुरू में। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने 2-3 विषय और महत्वपूर्ण रूप से रखे। एक तो भाई समान नागरिक संहिता का विषय है, हमारे राज्य में पहला राज्य इस दिशा में बढ़ रहा है। जबरन धर्मांतरण का विषय है, उसके लिए हमने कानून बना दिया है। इसके साथ साथ भविष्य के अंदर भू अधिनियम जो उत्तराखंड के दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध हो, उसकी चर्चा जो समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अभी तक के ऐसे सारे विषय जो लोगों के केवल चर्चा के होते थे और उन पर काम करने का जनता भी अपेक्षा रखती सरकार से, लेकिन काम होते नहीं, टाले जाते थे। पहली बार सब चीज़ें, अब जितने भी अपराध थे, चाहे वो परीक्षा संबंधी घोटाला विषय, सारे विषय आखिरकार
ये तो इस प्रकार का भाव जो पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर बन गया था कि चर्चाएं हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आज एक नज़ीर पेश होगी, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से ऐसे अपराधियों को जेलों की सलाखों के अंदर जा रहे हैं, ये इस राज्य में बहुत बड़ा, छोटे नहीं हर स्तर का व्यक्ति। कई लोग चर्चा कर रहे थे साहब कि जब सत्तारूढ़ दल होता है स्वाभाविक से बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ते हैं, हरिद्वार में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। तो जब हमारे यहाँ भी ऐसा नाम निकल के आता है किसी कार्यकर्ता का तो हम उसे पार्टी से भी निकालते हैं और हर प्रकार का जो भी क्योंकि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सत्ता दल के व्यक्ति का बचाव हो रहा है। जहाँ भी जिस प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही है उसमें दंडात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चलो आपने महिलाओं के लिए तो एक अच्छा काम कर दिया, पर अगर हम युवाओं की बात करें, प्रदेश के युवा काफ़ी हद तक बहुत गुस्से में है, क्योंकि कई तरह के जो भर्ती मामले आ रहे हैं और कई तरह के जो पेपर लीक के मामले आए हैं वो भी अभी लगातार आते जा रहे हैं। आपको लगता है कि उससे बेरोजगारी की समस्या ही बढ़ी है? जो युवा है उत्तराखंड के उनमें भी काफ़ी गुस्सा है, उस गुस्से को कैसे शांत करेंगे 2024 तक? देखिए, रोजगार और भ्रष्टाचार से रोजगार दोनों में अंतर है और पहली बार प्रदेश सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी इसको पकड़ा है। आखिर दो प्रकार के छात्र होते हैं, एक तो बहुत रात दिन मेहनत करके गरीब परिवार का विद्यार्थी है, वो परीक्षा को क्वालिफाई करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नकल के माध्यम से वो आगे बढ़ते चले जाते हैं और यहाँ तक इस राज्य के अंदर हुआ है कि फर्जी डिग्रियों से लोगों ने नौकरियाँ प्राप्त की। ये सारे विषय जो थे वास्तव में युवाओं को कुंठित करते थे और मैं कह सकता हूँ क्षणिक दिक्कतें लग रही होंगी, क्षणिक इस प्रकार का एक मैसेज जरूर होगा कि आखिर चिंतित हो रहा होगा लड़का वो विद्यार्थी जिसने लगन से मेहनत की है, लेकिन उसकी लगन उसकी विद्वता को पर प्रश्न खड़ा ना हो, इससे इतना कठोर कानून आने वाला है। और इस प्रकार के जो हथकंडे जो लोग अपनाते थे, आखिर नकल वाले को 10 साल तक प्रतिबंधित करना ही अपना में छोटी बात, बहुत बड़ी बात है। सजा का कठोर से कठोर कानून इस राज्य के अंदर बन रहा है। क्यों? ये छोटा राज्य है, बहुत प्रतिभावान लोग हमारे यहाँ हैं, वो कुछ लोगों के कारण सब लोग बदनाम ना हो, उनकी प्रतिभाएं कुंठित ना हो, ऐसा कानून इस राज्य के अंदर आना बहुत जरूरी है। ये भी ठीक है कि अभी एक के बाद एक चीज़ें निकल रही हैं, निकलनी भी चाहिए थी। अगर दबा कर छुपा कर जिन लोगों ने आज तक इसको रखा, उन्होंने यहाँ के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। इस राज्य के युवाओं के पक्ष में पॉजिटिव रूप से भविष्य के अंदर आएंगे और मैं कैसा उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहाँ प्रतिभाओं को स्थान मिलेगा। अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा करी, काफ़ी दिनों तक ये यात्रा चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो गए। कांग्रेस कह रही है कि ये बिल्कुल जो यात्रा है वो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, वैसे तो क्योंकि हम समाचार पत्रों के माध्यम से और आप सबके चैनलों के माध्यम से ये हम महसूस किया कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ की कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी और मैं उनसे आग्रह भी करूँगा कि उत्तराखंड में आके एक नया अपने लिए एक ऐसा मैसेज उनके लिए बन जाएगा, यहाँ भी बड़ी संख्या में उनके आने के बाद लोग कांग्रेस छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। फिर दूसरा विषय क्या है कि उत्तराखंड में आखिर आने के पीछे का हेतु क्या है? आते जब जोशीमठ की आपदा थी और यहाँ के हमारे पार्टी के विधायकों ने वहाँ सहयोग करने को संस्थाएं हैं जो मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दे रही हैं, वहाँ का विस्थापन की चिंता सब लोग कर रहे हैं। अगर आप राजनीतिक एजेंडे के साथ आ रहे हैं तो यहाँ की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। हाँ, अगर आप नरसिंह भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं, पहली बार मैं कह सकता पहले नेता हैं जो आज तक बद्रीनाथ नहीं गए और मैं कहूँगा कपाट खुलने के समय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बद्री धाम के दर्शन भी करे आएंगे। केदारनाथ तो गए थे वो, लेकिन बद्रीनाथ को जोशीमठ होकर जाएंगे तो बद्रीनाथ पास में, तो दोनों नरसिंह भगवान के भी दर्शन करें, बद्रीनाथ के भी दर्शन करें, उसके अलावा उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन राजनीतिक एजेंडे के साथ आप आएंगे और जोशीमठ की यात्रा को बाधित करने के दृष्टिकोण से अगर आप आएंगे तो कम से कम यहाँ के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सर, जोशीमठ को लेकर बात चल रही है, तो जोशीमठ को लेकर आपने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि जोशीमठ में जो आंदोलन हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माओवादी वामपंथी है या माओवादी है। अगर उस तरह से देखें तो आपका कहना है कि विकास कार्यों में बाधा कर रहे हैं ये सब लोग। कौन ये लोग हैं, किन के बारे में आप बात कर रहे थे और ये विकास कार्यों में किस तरह से बाधा कर रहे हैं? देखिए, मैं पहली बात बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को जरूर बताना चाहूँगा कि जोशीमठ की आपदा के बाद पहली आपदा है जिसकी चिंता सरकार ने 3 चरणों में की। पहला था वहाँ लोगों की जान माल की रक्षा करना। एक व्यक्ति, भगवान बद्री विशाल की कृपा रही कि हम उसमें सफल हुए, कोई ये नहीं कह सकता कि उसमें जान माल की दिक्कतें हुई। यहाँ तक वहाँ का जो गोधन है उसकी भी रक्षा की और पालतू पशु की भी रक्षा की। मैं ये बात से सच्चाई बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को
वहाँ के हर व्यक्ति को इस बात का विश्वास सरकार ने दिलाया कि उनके साथ उनके जीवन के लिए रक्षक के रूप में सरकार काम करे। दूसरा, उनके मन से भय दूर करना था वहाँ के, क्योंकि उससे 1 साल पहले तपोवन की आपदा आई थी। तपोवन आपदा में 268 लोग मरे थे और एक भय का वातावरण था। धीरे धीरे सरकार ने उस भय को दूर किया। अब विस्थापन का विषय, क्योंकि वैज्ञानिकों की जो सर्वे टीम वहाँ गई हुई है भूगर्भीय विषय को लेकर, उनकी टीम की रिपोर्ट आने के बाद बहुत जल्दी पूरा वो चीज़ बनी हुई है। बहुत जल्दी आखिर कौन सा स्थान है जहाँ लोगों को रखा जा सकता है, कौन सा स्थान है वहाँ बिल्कुल उनको रहने नहीं देना है, उनके अलग स्थान देना है, इन सब विषयों की चर्चा करके बहुत जल्दी कैबिनेट में विषय आएगा तो वहाँ का मुआवजे को हम करेंगे। दिक्कत वहाँ होती है कि जिन लोगों ने सहयोग करना चाहिए था वो नारेबाजी कर रहे हैं, और नारेबाजी का स्तर लोगों की समस्याओं तक सीमित तो समझ बात आती है। हमको पता है कि जोशीमठ जो है वो धार्मिक स्थान भी है, और ओली जैसा एक बहुत बड़ा हमारे पास पर्यटन का केंद्र है, तीर्थाटन का केंद्र भी है। अभी विंटर्स गेम्स होने थे, आपने ऐसा मैसेज देश भर में कर दिया कि जोशीमठ गाड़ी नहीं जा रही है। एक दिन गाड़ी नहीं रुकी है, उसके बाद भी जिस दिन घटना जहाँ जहाँ जोशीमठ की बताई जा रही है उस क्षेत्र में भी गाड़ियों का आवागमन आज तक जोशीमठ लगाता है। आपने मैसेज देना शुरू कर दिया बद्रीनाथ सड़क धसरी बद्रीनाथ की यात्रा प्रभावित होगी। आखिरकार आप इस वहाँ की यात्रा को प्रभावित करने के कुछ चक्र क्यों चला रहे हैं? वहाँ के विकास कार्यों के प्रति आपका नेगेटिव अप्रूवमेंट क्यों है? हम कहते हैं एनटीपीसी है, जो भी योजनाएं जो वैज्ञानिक तर्क के आधार पर आएंगे, निकल के आएंगे, जिसको रोकना सरकार रोकेगी। हमारे लिए जन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए एनटीपीसी का हम बचाएंगे, उसके कारण आप सब घटनाएं हो रही है, तो ऐसा नहीं है। ये तो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री की स्थिति नजर है, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होगा। आखिरकार पिछली बार तपोवन घटना हुई, तपोवन घटना के टाइम पे ये विषय तो कि वो एनटीपीसी में हुआ वो सारी घटना, लेकिन आज आप जब यात्रा खुलने वाली है ऐसे समय पर आप ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि लोग ऋषिकेश तक भी ना पहुँचे। आखिरकार ये जो माहौल, भय का माहौल जो खड़ा किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात, दिल्ली जीएनयू से आपके क्या कहते हैं अनेकों जो वामपंथी लोग हैं उनका जिनका कोई लेना देना नहीं है जोशीमठ से, वो वहाँ की जनता को अनावश्यक रूप से भड़का रहे हैं। और सच्चाई क्या है कि जो वहाँ जो लोग उसके दायरे में आए हुए हैं वो तो अपने घरों में, सरकार ने उनको स्थान दिया हुआ है, सरकार के प्रति उनका विश्वास है। जो होटल तोड़े जा रहे हैं, होटल टूट रहे हैं, उनकी सहमति टूट रहे हैं, मुआवजे की राशि जो दी जाएगी सबकी सहमति दी जाएगी, उनको कोई लेना देना नहीं है। केवल वहाँ के जो सामरिक दृष्टि जो महत्वपूर्ण स्थान है उसके अंदर इस प्रकार माहौल खड़ा करना उचित रही है। उसकी एक क्षति हो गई है। मैं नहीं कहूँगा कि जोशीमठ तक रेल जाने की बात थी, आज रेल इतना बड़ा प्रेशर मेंटेन हुआ, आज वो रेल का प्रोजेक्ट पीपल कोठी तक अटक गया। ऐसे माहौल बनते जाएंगे तो बहुत चीज़ें रुकेंगी। आखिरकार कश्मीर के अंदर ट्रेन चली गई, बहुत जगह चली गई। अगर हम, ठीक है मैं जानता हूँ उत्तराखंड के अंदर आपदा हर वर्ष आती है, हम उससे जूझने का माथा रखते हैं और हमने कोशिश की कि इस प्रकार की सब प्रकार की जो स्थितियाँ निर्माण होती हैं उसमें जनता को ठीक प्रकार का उनका विस्थापन हो, ठीक प्रकार के उनको मुआवजा हो। और मैं कह सकता हूँ जोशीमठ की जनता से कि सबसे अच्छा मुआवजा, सबसे अच्छा विस्थापन जोशीमठ का होगा। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जब सरकार, भाजपा सरकार फिर से आई थी उत्तराखंड में अभी, तो भू कानून को लेकर जनता को विश्वास दिलाया गया था। आपको लगता है 2024 के लिए भू कानून के लिए जो जनता है वो इंतजार कर रही है, कब तक इस पर काम होगा? देखिए, कमेटी उसकी बनी हुई है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देगी और सब प्रकार का जो चिंतन मंथन हो रहा, दोनों पक्ष होते हैं। एक तो यहाँ का विकास, क्योंकि हमारे पास सीमित भूमि है, भाई 2/3 से ज़्यादा तो वन भूमि है, 1/3 पे हम कितना अपना कुछ कर सकते हैं उस पर डिपेंड है। उसमें भी उद्योग भी लगने हैं, उसमें जब हमारा जो तीर्थाटन का व्यवसाय है वो भी बढ़ना है, होटल्स भी बनेंगे, अपने अनेकों जगह साहसिक पर्यटन के केंद्र भी बनेंगे, ये सारे विषय। लेकिन तो भी हम इस बात के पक्षधर हैं कि उत्तराखंड के अंदर अपना एक भू कानून इस रूप में आए जो सर्वव्यापी हो, सब प्रकार के हितों का उसमें समावेश हो, उस दिशा में सरकार प्रयास करे, बहुत जल्दी सबके सामने होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट जी। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न विषयों पर हमसे बातचीत की। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार मेहर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।